नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल बोले। 28 तारीख को इस साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जा रहा है और नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी पेशेंट्स का केयर करने वाले टेक्नीशियंस और नर्सेस और जो पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस में है, बेसिकली हीमोडायलिसिस में जो है, उनके लिए हेपेटाइटिस जो टर्म है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग दो तीन चीज़ें का बारे में बात करते हैं। सो हेपेटाइटिस जो होता है वो बेसिकली लिवर का एक तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है। तो बहुत सारे रीजन से हेपेटाइटिस होता है। तो हम लोग को जो डायलिसिस रिलेटेड केयर गिवर्स है उनके लिए हेपेटाइटिस जो टर्म है ये बेसिकली इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इन्फेक्शंस में से दो महत्वपूर्ण इन्फेक्शन है, वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये दोनों वायरल इन्फेक्शंस हैं। सो और ये ब्लड ट्रांसमिशन होता है, ब्लड रिलेटेड ट्रांसमिशन होता है। दूसरे केसेस में सेक्सुअल ट्रांसमिशन या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ये भी होता है। बट डायलिसिस पेशेंट में प्रिडोमिनेंटली, सिंस स्पेशली हीमोडायलिसिस में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और मशीन से ब्लड के ऊपर काम किया जाता है, इसलिए ट्रांसमिशन वायरल इन्फेक्शन का होता है और इसलिए हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होने का चांसेस हाई रहता है डायलिसिस पेशेंट में। इंडिया में देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी जो कि एक डीएनए वायरस है, इसका प्रिवेलेंस स्टडीज़ में देखा गया है कि 4% से लेके कुछ केसेस में अप टू 40% तक प्रिवेलेंस रहता है। इसका मतलब अगर हम सबको उठा के हम लोग टेस्ट करेंगे तो इतना तक लोग जो है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव डिटेक्ट किया जा सकता है। सिमिलरली हेपेटाइटिस सी जो है इसका प्रिवेलेंस और ज़्यादा है। सो इंडियन स्टडीज़ में देखा गया है कि 20% से लेके अप टू 80% तक ह्यूज पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस सी प्रिवेलेंस होने का चांसेस है। नाउ प्रिवेलेंस और इंसिडेंस में ये डिफरेंस है कि प्रिवेलेंस मींस जिनको पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जो नया इन्फेक्शन हो रहा है, ये सब मिला के होता है। सो जिन इंस्टीट्यूट्स में या जिन सेंटर्स में प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं रखा जाता है, हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग नहीं किया जाता है, रेगुलरली चेक नहीं किया जाता है, 80% तक देखा गया है कि किसी सेंटर्स में हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो सकता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे ही हेपेटाइटिस टर्म जो शुरू में बोला था, लिवर का इन्फ्लेमेशन है, और हेपेटाइटिस वायरस जो है वो काफ़ी हद तक शरीर खुद क्लियर नहीं कर पाता है, इसलिए वो इवेंचुअली उन लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होता है। जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, उसी तरह से क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होता है आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ इन्फेक्शन। सो वंस किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होता है, ऑब्वियसली लिवर डिजीज़ के सारे प्रॉब्लम्स ये सब जो है वो किडनी फेलियर और डायलिसिस के ऊपर ऐड होता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो बहुत सारा ये पेशेंट्स जो है वो ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स होता है, ये लोग ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो वंस किसी भी ट्रांसप्लांट कैंडिडेट या रिसिपिएंट जो प्रोस्पेक्टिव किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट है, उनको अगर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाएगा तो ट्रांसप्लांट में कॉम्प्लिकेशन आता है। इसमें अनटिल अनलेस क्योर नहीं होता है तब तक ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, या वायरल लोड एकदम कम नहीं होता है तब तक ट्रांसप्लांट करना मुश्किल रहता है। ट्रांसप्लांट के बाद भी हेपेटाइटिस का जो फ्लेयर अप होने का चांसेस हायर रहता है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई ट्रांसप्लांट कैंडिडेट पेशेंट डायलिसिस कर रहे हैं तो उनको इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रांसमिशन कैसे होता है? जैसे मैंने शुरू में बताया, ब्लड रिलेटेड ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन कॉज है। और डायलिसिस में क्या किया जाता है, हम लोग पेशेंट्स का ब्लड निकाल के मशीन में डाल के प्यूरीफाई करके फिर उसको पेशेंट के बॉडी में वापस डालते हैं। और दूसरा चीज़ है कि जो टेक्नीशियंस और नर्सेस, केयर गिवर्स जो डायलिसिस में इन्वॉल्व है, वो लोग नीडल्स का प्रयोग करते हैं। उनको खुद भी नीडल इंजरी होने का चांसेस रहता है, वो बहुत सारा पेशेंट के साथ डील करते हैं। सो नोसोकोमियल इन्फेक्शन और हेल्थ केयर वर्कर रिलेटेड इन्फेक्शंस काफ़ी होता है। नॉट जस्ट पेशेंट्स, जो लोग केयर गिवर्स रहते हैं उनको भी ट्रांसमिशन होने का चांसेस काफ़ी हाई रहता है। सो इसका बचाव जो है, एक तो प्रिकॉशन है, जो डायलिसिस कर रहे हैं टेक्नीशियन, नर्सेस, पेशेंट्स देमसेल्व्स ऑल्सो इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर ग्लव लगा के, प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस लेके, हैंड वॉश करके, स्टेरिलाइज करके पेशेंट टू पेशेंट जाना चाहिए टेक्नीशियन जो नर्सेस को, ताकि जो ब्लड हाथ में लगा होगा जो नहीं दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट सैनिटाइज करने से वायरस जो है वो सैनिटाइजर से, यूजुअली 99.9% तक सैनिटाइजर से मर जाते हैं वायरसेस। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबको ध्यान रखना चाहिए। जो नीडल्स प्रयोग होता है डायलिसिस में, जो डायलेजर, ट्यूबिंग्स, ये सब रीयूज़ होता है स्पेशली जो सेंटर्स में। तो ये देखना चाहिए कि हमेशा ये प्रॉपर प्रिकॉशंस और एक आइसोलेशन मेंटेन करके करना चाहिए, ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिशन ना हो और हेल्थ केयर्स देमसेल्व्स को भी इन्फेक्शन ना हो।
सिर्फ हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं है। तो सारा जो पेशेंट्स क्रॉनिक किडनी डिजीज से ग्रस्त है, जो लोग डायलिसिस के प्रायर स्टेज में है या ऑलरेडी डायलिसिस कर चुके हैं, उनको हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना चाहिए उनको, रिगार्डलेस ऑफ उनका जो प्रीवियस वैक्सीनेशन स्टेटस है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो डायलिसिस पेशेंट्स में कम होता है, इसलिए उनका डोज ज़्यादा होता है वैक्सीन का। नंबर ऑफ वैक्सीन भी जो नॉर्मल पेशेंट्स को हम लोग 3 डोज देते हैं, डायलिसिस पेशेंट्स को हम लोग 4 डोजेस देते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वैक्सीन भी डबल होता है। सो इसके बावजूद स्टिल 3 to 5% चांस रहता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी इन लोगों को हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए ट्रांसमिशन रेट अनचेक्ड होता है अनटिल अनलेस हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। और हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स का डायलिसिस में हम लोग डायलिजर और ट्यूबिंग्स रीयूज़ नहीं करते, उसको हम लोग को सिंगल यूज़ करके उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, और कॉस्ट ऑफ डायलिसिस नेचुरली 2 times इंक्रीज हो जाता है एक रीयूज़ डायलिसिस से। तो ये भी पेशेंट्स के लिए बहुत एक बड़ा बर्डन का कॉज होता है अगर हेपेटाइटिस बी उनको हो गया तो। हेपेटाइटिस सी में अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस रीयूज़ अलाउड है, बट अगेन आइसोलेटेड होना चाहिए, नेगेटिव पेशेंट्स से दूर उनका डायलिजर और ट्यूबिंग रीयूज़ होना चाहिए, और अगर पॉसिबल होगा तो सिंगल यूज़ करना बेटर है। सो इसमें एटलीस्ट कम से कम हेपेटाइटिस बी जितना कॉस्ट इंक्रीज नहीं होता है। बोथ फॉर्म्स ऑफ वायरसेस इन्फेक्शन में आजकल बहुत इफेक्टिव ओरल मेडिसिन अवेलेबल है, जिसमें वायरल कंट्रोल रेट्स, क्योर रेट्स पहले के कंपैरिजन में मच हायर है। हेपेटाइटिस सी स्पेशली में जो पहले इंजेक्शंस होता था इंटरफेरॉन करके, आजकल इंजेक्शंस को यूज़ नहीं करते, आजकल सिंपल टैबलेट्स आते हैं जो अराउंड 3 months के आसपास देते हैं, और क्योर रेट्स काफ़ी हाई रहता है। मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स जो है अपना हेपेटाइटिस क्लिनिक के थ्रू पेशेंट्स को भी ये दवाई प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो हम लोग जिस एरिया में, वेस्ट बंगाल एरिया में, यहाँ पे हेपेटाइटिस क्लिनिक में मैनी पेशेंट्स को ये दवाइयाँ फ्री में दिया जाता है, जो कि पहले नहीं था। सो सिचुएशन इतना ख़राब नहीं है। अगर आप इन्फेक्शन भी हो गया, स्टिल देयर आर मेडिसिन विच विल मेक श्योर कि आपका लिवर सेफ रहेगा, और जो एग्जिस्टिंग डिजीज से आप जूझ रहे हो उसके ऊपर एक और डिजीज़ नहीं होगा। सो अगेन जैसे मोस्ट ऑफ द किडनी डिजीज़ में होता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जो डायलिसिस पेशेंट्स में जो होता है, इसमें भी मेन जो फोकस है ये प्रिकॉशंस पे होना चाहिए rather देन ट्रीटमेंट। सो प्रिकॉशंस जैसे मैंने बताया, ऑलवेज इंश्योर करिए कि सैनिटाइजर्स, ग्लव्स आपके टेक्नीशियंस और नर्सेस रेगुलरली यूज़ करें। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जब डायलिसिस स्टेशन में जाते हैं तो इंश्योर करिए कि वो अपना हैंड सैनिटाइज़र लगा के आपको छू रहे। जो टेक्नीशियंस और नर्सेस आपसे रेगुलरली मिल रहे हैं, आप उनका वैक्सीनेशन स्टेटस पूछिए, उनको इंश्योर कीजिए कि सबका एंटीबॉडी लेवल चेक हो पीरियडिकली। नॉर्मली टेक्नीशियन और नर्सेस का एंटीबॉडी लेवल एटलीस्ट 6 to 12 months में एक बार चेक होना चाहिए। अगर उनका एंटीबॉडी लेवल कम है तो उनको रीवैक्सीनेट किया जाता है। सिमिलरली डायलिसिस पेशेंट में भी सेम चीज़ होता है कि हेपेटाइटिस बी का एंटीबॉडी लेवल चेक होता है, उनको रीवैक्सीनेट कर सकते हैं हम लोग। सो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जिससे हम लोग ये इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस, स्पेशली फैलने का जो इंसिडेंस है, इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। And on World Hepatitis Day, let us wish that all people suffering from liver disease have a respite in life, and they are able to lead a good and healthy life. Thank you very much.